रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का एक रिव्यू ले लें और उसके अलावा थोड़ी सी शॉर्ट सी समरी जो है वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की भी बात कर लें, ताकि डिटेल में जाने से पहले आपके जहन में जो है वो सारी चीज़ें दोबारा से आ जाएं। अब देखें कि सबसे पहली बात कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको हम पोलराइज स्टेट भी कहते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि आउटसाइड जो होता है वो क्या होता है, मोर पॉजिटिव है। यानी ये आउटसाइड है, ये देखें ये आउटसाइड है और न्यूरॉन का, और ये क्या है, ये इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन है। अब आउटसाइड बाहर की तरफ क्या होता है, सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। और एक और भी बात है कि कितनी ज़्यादा होती है कि आपके जो सोडियम आयंस जो हैं वो क्या होते हैं कि वो आपके तकरीबन जो है ना 30 टाइम्स जो है ना अंदर जो है, अगर आप देखें तो पोटाशियम जो है वो कितना होता है यहाँ 30 टाइम्स ज़्यादा होता है, और जो कॉन्सेंट्रेशन सोडियम टाइम्स की जो बाहर होती है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होती है अंदर की निस्बत। यानी हम रिलेटिव बात करें, अगर मैं सोडियम की बात करें कि यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ 10 टाइम्स जो है एज कम्पेयर टू द इनसाइड ज़्यादा है। और इस तरह अगर मैं यहाँ कह रही हूँ कि इनसाइड जो है इसका, इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई है पोटाशियम की, तो कितनी हाई होती है, 30 टाइम्स हायर एज कम्पेयर टू द आउटसाइड। तो अब जो बात आपने जहन में रखनी है वो क्या है कि जो पोटाशियम जो है वो अंदर ज़्यादा है और जो सोडियम है वो कहाँ पर है, वो बाहर ज़्यादा है। इस चीज़ को जहन में अच्छी तरह से रखें, क्योंकि ये बात हमें हेल्प करेगी बाद में भी। इस जो चीज़ को अंडरस्टैंड करने की जो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने हेल्प करना वो यही है कि बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा है और अंदर की तरफ किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, पोटाशियम की। अच्छा, अब होगा क्या कि जो बाहर की तरफ जो होता है ना, मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो पॉजिटिव है, बाहर पॉजिटिव है और अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमने बात ये करनी है कि जो बाहर जो है उसकी आउटसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू द इनसाइड, और अगर ये मोर पॉजिटिव है इससे तो ये क्या हुआ, ये फिर नेगेटिव हुआ उसके लिहाज से। अब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस स्टेट में, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट्स होता है। अच्छा, अब ज़रा रिवाइज कर लें थोड़ा सा कि जो फैक्टर्स जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो जो है हमने कहा कि जो पोटाशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो आपको बता दी। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप है, इसको क्या कहते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप। और ये क्या करता है, एटीपी को यूज करता है, और क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, और ये क्या करेगा कि ये देख रहे हैं, ये 3 सोडियम जो है इनको बाहर जो है वो मूव करता है, और 2 उसकी जगह पे 2 जो पोटाशियम है वो अंदर आते हैं, ताकि अंदर यहाँ पर क्या हो, पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहे और बाहर क्या हो, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहे। अब ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्योंकि 3 सोडियम बाहर जाने का क्या मतलब है कि 3 पॉजिटिव आयन बाहर जा रहे हैं और अंदर कितने आ रहे हैं, 2। तो इसका क्या मतलब होगा कि बाहर जो होगी पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी अंदर की निस्बत। तो इस तरह से क्या होगा कि इनसाइड जो होती है वो क्या हो जाती है, मोर नेगेटिव हो जाती है। दूसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी वो क्या थी कि मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, डिफरेंट बहुत सारी प्रोटीन्स हैं और आयरन है, ये क्या होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिनकी वजह से इनसाइड जो होती है वो क्या होती है, मोर नेगेटिव होती है। तीसरी चीज जो है वो है लीकेज ऑफ, ये देखें इधर क्या है, हायर है ना कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम की, तो यहाँ से देखें ये चैनल प्रोटीन है यहाँ पर, तो इधर से जो ये जो चैनल प्रोटीन है यहाँ से क्या होगा, सोडियम जो है वो क्या होता है कि डिफ्यूजन इसकी बाहर, देखिए यहाँ सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पर है, बाकी हमने जहां भी बात करनी है ना वहां पर डिफ्यूजन ही होगी फ्रॉम, और डिफ्यूजन क्या होती है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। अब इधर पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये चैनल प्रोटीन्स है, ये क्या करती है कि कुछ लीकेज जो होती है वो क्या होती रहती है, वो बाहर की तरफ होती रहती है, जिसकी वजह से, क्योंकि अब पोटेशियम के बाहर जाने का क्या मतलब है कि पॉजिटिव आपका चार्ज बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि जब इसके बाहर जाने की वजह से क्या होगा, इनसाइड विल बिकम नेगेटिव। अच्छा, ये तो 3 फैक्टर्स थे कि जिन्होंने क्या किया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो था उसको जो है वो एस्टेब्लिश किया। जो पोटेशियम जो बाहर जा रहा है
इन्हें हम इसे कहते हैं जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर चैनल प्रोटीन्स के जरिए से ये जो आपका जो गेट्स होते हैं इसे हम नॉन वोल्टेज गेट्स कहते हैं कि इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि नर्व इम्पल्स आ रही है या नहीं आ रही, यानी कि नॉन वोल्टेज गेट्स जो हैं वो क्या रहेंगे, वो ओपन रहते हैं। इसके बाद जो है वो हमने बात करनी है एक्शन पोटेंशियल की। तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो कब अपने आप को शो करता है, वो अपने आप को तब शो करेगा कि जिस वक्त थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगी। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कौन सी होती है कि जो न्यूरॉन जो है उसके अंदर जो है वो पोलराइज स्टेट में जो है ना प्रेजेंट, तो उसको वो डीपोलराइज कर सके, यानी उसको एक्साइट कर सके। अब जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो आती है उसका क्या काम है कि वो क्या करेगी, उसको जब एक्साइट करेगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अब जो काम आएंगे वो हमारे वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये वोल्टेज रेगुलेटेड गेट है, सोडियम गेट भी इसको कहते हैं। अब ये जो सोडियम चैनल है या सोडियम गेट है ये कब खुलता है, ये आमतौर पे बंद रहता है। जब तक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तब तक तो बंद रहेगा। ओपन कब होगा, ओपन ये तब होगा कि जिस वक्त एक्शन पोटेंशियल आता है, तो यानी वोल्टेज रेगुलेटेड है ना, तो क्या होगा एक्शन पोटेंशियल जब आएगा तो ये स्टिमुलेट होगा, तो ये जो गेट होता है सोडियम का ये ओपन हो जाता है। तो बाहर क्या है, बाहर सोडियम हाई कॉन्सेंट्रेशन में है ना, तो ये क्या करेगा एकदम से इनफ्लक्स इसे हम कहते हैं, एकदम से जितने, क्योंकि वो सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं ना, तो सोडियम गेट्स जब खुलते हैं तो क्या होता है क्योंकि बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन है अंदर कम है, एकदम से क्या होता है कि जो ये सोडियम जो होता है फौरन अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है मूव करता है। अब उससे क्या होता है कि अब अंदर क्या हो गया, सोडियम ज्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर इनफ्लक्स की वजह से ज़्यादा होती है, तो जाहिर है वोल्टेज भी चेंज होगा। तो जब सोडियम जब क्योंकि अंदर आ गया तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपको याद है ना कितना था, रेस्टिंग में कितना था, -70 मिली वोल्ट्स। वो पहले कितना होता है 0, उसके बाद 50 मिली वोल्ट्स तक जो है वो हो जाता है। और इस स्टेट को हम कहते हैं डीपोलराइज स्टेट। डीपोलराइज स्टेट कौन सी है कि आप देखें कि अब वो यहाँ पर आपका सोडियम ज़्यादा था ना, तो वो क्या हुआ है, वो इधर आ गया। तो जब ये अंदर आ जाएगा तो अब क्योंकि पॉजिटिव सोडियम के इनसाइड मूव करने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज अंदर मूव कर गया, तो अब ये इनसाइड नेगेटिव तो नहीं आ रही, इनसाइड तो जो पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर क्या आ जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा। पहले बाहर पॉजिटिव था ना, अंदर नेगेटिव था। अब क्या हुआ है, सोडियम इनफ्लक्स की वजह से पॉजिटिव आयन अंदर आ गए ना ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बाहर जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस स्टेट को हम कहते हैं डीपोलराइज स्टेट। अब इसके बाद क्या होता है कि जो एट लास्ट रोज कितनी देर तक रहती है, तकरीबन 1 मिली सेकेंड तक रहती है। इसके बाद जब एक्शन पोटेंशियल पीक के ऊपर अपनी होता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो है डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है कि पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। यानी कि अब वो क्या करेगा कि वो अपनी दोबारा से स्टेट पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या हुआ कि जिस वक्त ये आपके पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं ना, तो पोटेशियम क्या करेगा, इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है पोटेशियम की, ये क्या करेगा, ये बाहर जाएगा। और पोटेशियम क्योंकि पॉजिटिव आयन है ना, इसके बाहर जाने का क्या मतलब है कि इनसाइड जो है वो क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव, और आउटसाइड क्या हो जाएगी, मोर पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ एक चीज पे आपने गौर करना है कि फर्क क्या पड़ा है। जो पोलराइज स्टेट थी, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, उसमें क्या था, बाहर सोडियम ज्यादा था, अंदर पोटेशियम ज्यादा था। अब क्या हो गया, अंदर सोडियम है और बाहर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसकी है, पोटेशियम की। तो यहाँ पर यही चीज जो होती है। और इवन क्या होता है कि यहाँ एक और भी काम होता है, हाइपर पोलराइजेशन को कहते हैं, कि असल में सोडियम गेट्स तो बंद हो जाते हैं लेकिन जो पोटेशियम गेट्स है ना, ये एकदम से बंद नहीं होते, इनमें थोड़ा सा डिले है। डिले की वजह से क्या होता है कि जो इनसाइड जो है वो मोर नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिव बाहर जाता जा रहा है ना, पोटेशियम बाहर जाने का क्या मतलब है, पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है। जब पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा तो इनसाइड क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव, यानी जो रेस्टिंग पे थी उससे भी ज्यादा ये नेगेटिव हो जाता है। अब इस काम में जो है जब ये स्टेट होती है तो उसमें क्या होता है कि अब जो काम आएगा वो सोडियम पोटेशियम पंप है। ये क्या करेगा, अब हो क्या गया, अंदर क्या है, सोडियम ज्यादा है, बाहर क्या है, पोटेशियम ज्यादा है, ठीक है। अब ये जो पंप है ये क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर
भेजता जाएगा, ताकि क्या हो कि वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली जो आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई है ना, तो आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाए, वो दोबारा से रीगेन हो जाए। और यही बात है कि न्यूरॉन जो होता है वो एकदम से जब वो इस स्टेट में होता है तो वो एकदम से जो नर्व इम्पल्स नेक्स्ट जो होती है, चाहे वो थ्रेशोल्ड ही क्यों ना हो, उसको वो कंडक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी तो सेम हो सकती है, ठीक है, लेकिन मसला क्या आ गया कि आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। जहाँ सोडियम को होना था वहाँ पोटाशियम, और जहाँ पोटाशियम को होना था वहाँ सोडियम रिवर्सल हो गया है। तो इसलिए इसको वापस कौन करेगा? सोडियम पोटाशियम पंप। ये क्या करेगा? अंदर सोडियम आ गए हुए ना, इसको बाहर निकाल देगा, और जो पोटाशियम है इसको क्या करेगा? इसको अंदर ले आएगा। तो ये जो है इसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि ये काम होता है, और इसके बाद क्या होगा कि रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद क्या होता है कि जो दोबारा से वही आयोनिक कंपोजिशन और पोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है, वो रीगेन हो जाती है। अब जरा इसकी डिटेल के ऊपर आ जाते हैं। तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसको क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इनसाइड जो होगी वो क्या हो जाएगी, जो है मोर पॉजिटिव हो जाएगी, और जो आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन है वो क्या हो जाएगी, वो उसकी मतलब वो आप समझ नेगेटिव हो जाएगी। या आप कह सकते हैं कि जो है ना मोर पॉजिटिव इनसाइड है आउटसाइड की निस्बत से। और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? डीपोलराइज स्टेट, कि वो डीपोलराइज हो गया। अब ये कब होता है कि जब आपके जो पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो न्यूरॉन के अंदर जो है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। किसकी वजह से? पर्टिकुलर स्टिमुलस आने की वजह से, यानी कि सोडियम आयंस अंदर मूव करेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो आपका आएगा वो पूरे के पूरे पे नहीं आता, वो शॉर्ट रीजन के ऊपर आता है न्यूरॉन के, और ब्रीफ पीरियड के लिए आता है। उसके बाद क्या होगा? रिकवरी हो जाती है जो है उसकी पोलराइज स्टेट की। तो अब यहाँ देख सकते हैं, ये देखें, ये क्या हुआ? ये एक्शन पोटेंशियल आया। अब ये इसका ये पार्ट शो करें तो इसके अंदर ये एक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके देखें डीपोलराइजेशन हो गई। यहाँ क्या है कि मेम्ब्रेन पे ये था ना कि बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, इनसाइड पॉजिटिव नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ भी देखें कि बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है। लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल आया तो क्या हुआ? सोडियम गेट्स के ओपन होने की वजह से क्या होता है कि बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव हो जाता है। अब ये ब्रीफ पीरियड के लिए यहाँ रहेगा। अब जब ये नर्व इम्पल्स यहाँ से, नर्व इम्पल्स यूं ट्रेवल कर रही है ना, यहाँ से यूं ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रही है। तो जब ये यहाँ से यहाँ आती है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ आ गई है, तो क्या होगा? जो पिछला रीजन जो है वो क्या हो जाएगा? वो रीपोलराइज हो जाएगा, यानी उसी स्टेट में दोबारा जाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से आप ये देखें कि ये देखिए एक्शन पोटेंशियल जब यहाँ आया तो यहाँ क्या हुआ है कि ये जो है ये रीपोलराइज हुआ है, और ये अगर आप पीछे देखें तो ये पोलराइज स्टेट में वापस आ चुका हुआ है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सिग्नल्स हैं इनकी क्या होती है? ये ट्रांसमिशन होती है। तो ये हमने इसमें ये चीज़ देख ली है। अब ये हमने बात करनी है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल जो है उसको एस्टेब्लिश करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जिस चीज़ की जरूरत है वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कौन सी होती है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज या न्यूरॉन पे ले आए, या आप कह दें कि एक गिवन टिश्यू है उसको एक्साइट कर सके, तो उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और एक और इसके लिए नाम यूज होता है, उसको हम एडिकेट स्टिमुलस भी कहते हैं। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कौन सी होती है कि अगर स्टिमुलस जो होती है वो न्यूरॉन को एक्साइट ना कर सके या कोई भी रिस्पॉन्स ना ला सके, तो उसको हम सब थ्रेशोल्ड या इनएडिकेट स्टिमुलस कहते हैं। तो आपको खुद यहाँ से पता चल गया होगा कि अगर आपकी स्टिमुलस सब थ्रेशोल्ड है तो वो फिर क्या करेगी? वो डीपोलराइज जो है न्यूरॉन को नहीं कर सकेगी, और कोई भी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स वहां पर नहीं होगी। तो हमें इसका क्या मतलब है कि हमें किसकी जरूरत है? हमें थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए, ताकि एक्शन पोटेंशियल जो है वो उसमें वो लेके आ सके। इसके बाद देखें कि जब आपके फैक्टर्स की अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो एक पहला फैक्टर क्या था हमारा कि हमें किसकी जरूरत थी? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। अब जिस वक्त एक्शन पोटेंशियल आता है उस वक्त क्या होता है कि न्यूरॉन फाइबर जो है वो क्या होगा कि जब एडिकेट स्ट्रेंथ की जो आपके पास स्टिमुलस आती है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आती है, तो न्यूरॉन फाइबर जो है वो क्या होता है? वो स्टिमुलेट हो जाता है। अब वो जो स्टिमुलेटेड एरिया जो फाइबर का है
वो क्या होता है कि उसकी परमिबिलिटी सोडियम के लिए बढ़ जाती है पोटाशियम की निस्बत। अब वो क्यों बढ़ती है? इसलिए कि जो वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। सोडियम गेट्स सिर्फ तब ओपन होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटेड है ना, कि जिस वक्त नवी पल्स आती है, अदरवाइज वो क्लोज रहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन का होता है वो चेंज कहाँ से होता है? -70 मिली वोल्ट से लेके 0, और 0 से फिर कहाँ जाएगा? 50 मिली वोल्ट तक चला जाएगा। अब ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी जब होती है दोनों साइडों से, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम डीपोलराइजेशन कह देते हैं। और ये कितनी देर तक रहेगी? ये 1 मिली सेकेंड तक जो है वो रहती है ये स्टेट, जो जिसको हम डीपोलराइजेशन कह रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो ये तो हमने कहा कि दोनों साइडों में जो है वो क्या हुआ है कि पोलैरिटी जो है वो क्या हो जाती है, उसका रिवर्सल हो गया। रिवर्सल मीन्स कि जो आपका नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। और इस स्टेट को हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये कौन सी स्टेट है? डीपोलराइज स्टेट है। अब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनसाइड जो थी वो क्या हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव आउटसाइड जो है वो कितनी देर तक रहेगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया ना इनसाइड, अंदर पॉजिटिव आ गया ना, आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कह सकते हैं उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव बाहर हो गया। तो ये कितनी देर रहता है? 1 मिली सेकेंड तक रहता है। और इसके बाद क्या होता है कि जब सोडियम गेट्स क्लोज हो जाते हैं तो फिर ये स्टेट खत्म हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या है? रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन फाइबर। अब रीपोलराइजेशन कैसे होती है कि बिल्कुल एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद जब सोडियम गेट्स ओपन होते हैं तो डीपोलराइजेशन जो होती है एक्सॉन की, क्योंकि हुई है ना, डीपोलराइज स्टेट है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पोटेशियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब क्या होगा कि जब पोटेशियम गेट्स ओपन होंगे तो क्या होगा कि पोटेशियम अब क्या करेगा कि वो डिफ्यूज सेल के अंदर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल जो इनसाइड ऑफ द सेल है वो क्या हो जाती है? लेस पॉजिटिव हो जाती है, या आप कह सकते हैं लेस पॉजिटिव का क्या मतलब है? मोर नेगेटिव हो जाती है, और रीपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये देखें, ये क्या हुआ है? ये रेस्टिंग में था और उसके बाद ये स्टिमुलस आई है, और स्टिमुलस कौन सी है? थ्रेशोल्ड है। तो इसने क्या किया? ये देखें, ये जो आपका ना ये चीज नजर आ रही है यहाँ से, ये इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल स्पाइक, ये वाला। तो अब ये क्या हुआ कि जब एक्शन पोटेंशियल आया तो क्या होगा? ये देखें जरा, पहले क्या हुआ? 0, और 0 से ये जो है वो 50 की तरफ चला जाता है। अब इसके बाद जो है वो क्या होगा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना, यहाँ जब एक्शन पोटेंशियल आया है तो यहाँ क्या है? इसको क्या? ये डीपोलराइज स्टेट को शो कर रहा है। ये पीक है, इसकी एक्शन पोटेंशियल की पीक है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो क्या हो रहा है कि सोडियम जो है वो इनसाइड द मेम्ब्रेन एंटर होता है, और इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब एक्शन पोटेंशियल पीक पे होता है ना, तो उस वक्त क्या होते हैं? सोडियम गेट्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और जब वो क्लोज होते हैं तो साथ ही क्या होता है कि पोटेशियम गेट्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, और पोटेशियम जो है वो क्या होगा कि वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा, यानी आउटसाइड द मेम्ब्रेन जाना शुरू हो जाएगा। और अब ये देखें, ये सारी क्या हो रही है? ये रीपोलराइजेशन हो रही है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो पोटेशियम जो है वो क्या हो रहा है? वो बाहर को जा रहा है। अब जो है वो, क्योंकि पोटेशियम जो है पॉजिटिवली चार्ज है, अब ये क्या करेगा कि इनसाइड सेल जो है उसको, क्योंकि बाहर जा रहा है ना, तो इनसाइड जो हो जाएगी वो लेस पॉजिटिव हो जाएगी, या आप मोर नेगेटिव कह सकते हैं, और जो है वो प्रोसेस जो है रीपोलराइजेशन का ये स्टार्ट कर देता है। और इस तरह से क्या होता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसकी तरफ ये रिटर्न करने लगता है। इसके बाद जब पीक होती है एक्शन पोटेंशियल की, तो सोडियम गेट्स तो बंद होने लग जाते हैं ना। क्यों बंद होते हैं? वजह क्या है? बंद होने की वजह से क्या होता है उसकी, कि जो सोडियम परमिएबिलिटी जो होती है वो डिक्लाइन कर जाए। क्यों? गेट बंद हो गए ना, तो परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी? गेट खुलने से परमिएबिलिटी बढ़ी थी, गेट बंद होने से क्या होगा कि परमिएबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और सोडियम पोटेशियम पंप जो है इस दौरान याद रखें कि अब वो ये काम करना शुरू कर देता है अपना। और इस तरह से क्या होता है कि ग्रेजुअली जो है वो अब वो एक्शन पोटेंशियल जो ओरिजिनल जो था ना, वो सॉरी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसको जो है रिगेन करने की कोशिश करनी शुरू कर देता है। अब ये रीपोलराइजेशन जो है ये क्या है? ये देखिए, ये फॉलिंग फेज है ना, ये डीपोलराइजेशन है जब आपको सोडियम गेट्स ओपन हो रहे थे और सोडियम एंटर हो रहा था इनसाइड द मेम्ब्रेन। और ये जो है आपका, ये क्या है? ये रीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। रीपोलराइजेशन मीन्स कि आपका जो है वो अब क्या हो रहा है कि पोटेशियम जो है वो क्या हो रहा है कि वो बाहर जाना शुरू हो गया। तो ये इसको रीपोलराइजेशन को शो करता है। अब यहाँ एक और भी अगर आप चीज नोट करें तो ये यहाँ पर ये देखें, ये
ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन है ना, -70 के ऊपर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ होना चाहिए ना इसको, लेकिन ये क्या है कि ये थोड़ा सा यूं नीचे ओवरशूट है यहाँ पर, यानी कि यूं नहीं गया, ऐसे जाना चाहिए था ना इसको अगर ये रेस्टिंग पे आता, रेस्टिंग पे नहीं गया, ये क्या है, ये ओवरशूट गया इसमें, यानी ज्यादा मोर नेगेटिव में चला गया। अब ये मोर नेगेटिव के अंदर ओवरशूट होती क्यों है, उसकी वजह क्या है कि असल में क्या होता है कि जो पोटेशियम गेट्स होते हैं ना, उनके जो है क्लोज होने में क्या है कि थोड़ा डिले होता है एज कंपेयर टू सोडियम माइंस के गेट्स जो होते हैं, यानी कि जो सोडियम गेट्स हैं वो पहले बंद हो जाते हैं, लेकिन जो पोटेशियम गेट्स हैं ये क्या होता है कि सोडियम गेट्स की निस्बत जो है इनके क्लोज होने में क्या है कि इसमें थोड़ा सा डिले होता है, जिसकी वजह से ये ओवरशूट मिलती है, यानी कि वो मोर नेगेटिव जाती है। यानी पोटेशियम ओवरशूट का क्या मतलब है कि पोटेशियम भी बाहर जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये ओवरशूट आ जाती है। तो उसके बाद क्योंकि इस चीज़ को ठीक कौन करेगा, इस चीज़ को सोडियम पोटेशियम पंप ठीक करेगा, कि वो क्या करेगा कि जो पोटेशियम को बाहर जा रहा है ना वो, तो उसको क्या करेगा, अंदर लाएगा और सोडियम को बाहर भेजेगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो आपकी जो थी ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो क्या होता है कि वो रीगेन हो जाता है, यानी कि दोबारा से आपको जो है वो क्या होता है कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो आपको मिल जाता है। अब यहाँ एक और चीज़ भी आ जाती है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड उसे हम कहते हैं। तो वो क्या होता है कि जिस वक्त एक्शन पोटेंशियल होता है ना, उसके बाद क्या होगा कि नर्व फाइबर जो है उसमें उसको एक पीरियड ऑफ रिकवरी चाहिए कि जिसमें वो क्या करेगा कि अपनी जो ओरिजिनल जो आयोनिक दो चीज़ें यहाँ याद रखिएगा। एक तो होती है आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन। आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सोडियम और पोटेशियम, यानी कि अब जो है रीपोलराइजेशन तो हो रही है, लेकिन हो क्या चुका हुआ है कि आयंस की जगह तब्दील हो चुकी है, यानी कि बाहर सोडियम को होना चाहिए इतना ज़्यादा, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में तो यही होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब आपका चल रहा होता है, रेस्टिंग स्टेट चल रही होती है, उस वक्त क्या होता है, सोडियम बाहर होता है। लेकिन अभी क्या हो चुका है, वह पोटेशियम बाहर है। फिर अंदर किसको ज्यादा होना चाहिए, पोटेशियम को, अंदर क्या है, सोडियम ज्यादा है। अब ये क्योंकि जो है मसले को ठीक करना है, यानी आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन, पोलैरिटी, दो चीजें हैं, एक आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी क्या है, पोलैरिटी। पोलैरिटी तो हो सकती है, यानी कि क्योंकि जब आपके बाहर जाते हैं सोडियम आयंस अंदर है, पोटेशियम आयन जब ये बाहर जाना शुरू होते हैं तो इनसाइड नेगेटिव हो जाती है और आउटसाइड पॉजिटिव हो जाती है, यानी पोलैरिटी को मसला हो सकता ना हो, लेकिन मसला किसको होगा, आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन को। अब इसमें इसलिए जो है वो रिकवरी का पीरियड जो होता है नर्व फाइबर को चाहिए होता है, और इस रिकवरी के पीरियड को कि जिसमें नर्व फाइबर जो है वो अपनी पोलैरिटी और आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो रीगेन करेगा, इसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। अब ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है, इसमें क्या होगा कि इस दौरान क्या होता है कि जो इसमें आपका जो है ना एक हम टर्म यूज करते हैं, कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये कौन सा पीरियड होता है कि यानी कि रिफ्रैक्टरी पीरियड का वो पार्ट होता है कि जिस वक्त नर्व फाइबर जो होता है वो कोई भी आ जाए स्टिमुलस, यानी कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ जाती है, किसी भी पावर की स्टिमुलस, किसी भी स्ट्रेंथ की आ जाती है, उसको क्या होता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख भी सकते हैं कि ये देखें, ये बताया इसका, ये देखें यहाँ तक, ये सारा यहाँ तक, जब तक ये सारा ये देखें, ये कौन सा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है। ये वो पीरियड है कि जिसके अंदर किसी भी स्ट्रेंथ की स्टिमुलस अगर आ जाती है तो उसको न्यूरॉन जो है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और इसके बाद जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड स्टार्ट जो है वो हो जाता है, कि जिसके बाद जब ये खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो इस काबिल हो जाता है कि वो कोई भी और स्टिमुलस आती है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आती है, उसको वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो इस दौरान होगा क्या कि जब ये आपका जो है वो कंडक्ट नहीं कर पा रहा, तो उसमें उसके पीछे काम क्या हो रहा था, क्यों नहीं कंडक्ट कर पा रहा होता है कि रीपोलराइज जो न्यूरॉन फाइबर होता है उसकी पोलैरिटी जो होती है वो पोलराइज न्यूरॉन फाइबर जो होता है उस जैसी ही होती है, लेकिन आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। इसमें पोटेशियम आयंस जो है बाहर है और सोडियम आयंस क्या है, अंदर है। अब जो रीपोलराइज जो नर्व फाइबर है उसको फिर क्या करना पड़ेगा, रिकवरी रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाना पड़ेगा, और वो फ्यू मिली सेकेंड का ही होता है। और उसमें क्या होता है कि ओरिजिनल आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो रिस्टोर
हो जाती है, और वो करता कौन है? सोडियम पोटाशियम पंप जो है, सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप भी इसको कहते हैं, ये काम उसने करना है। और वो क्या करेगा कि सोडियम आयंस को बाहर और जो पोटाशियम आयंस है उनको क्या करेगा? वो अंदर उनको ले जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने पे आ जाता है, ये फिर -70 के ऊपर आ जाता है। और रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है वो 4 मिली सेकेंड तक, आप यहाँ से देख सकते हैं ये रिफ्रैक्टिव पीरियड यहाँ खत्म हो रहा है ना, तो ये कितना होता है? ये जो होता है ये 4 मिली सेकेंड तक रहता है। और इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम देखना चाहें कि 1 सेकेंड में कितनी इम्पल्सिस को कंडक्ट कर सकता है न्यूरॉन फाइबर, तो इसका मतलब वो 250 क्यों? कि जो एक है ना मिली सेकेंड है ना, उसके जो है वो 1 सेकेंड जो है उसमें 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो अगर वो जो है वो 4 मिली सेकेंड जो है तो 4 से डिवाइड करेंगे ना 1000 को, तो इसका मतलब हुआ क्योंकि वो एक जो है आपका जो रिफ्रैक्टिव पीरियड वो 4 मिली सेकेंड ले रहा है ना, और यही रिफ्रैक्टिव पीरियड है कि जिसमें वो नई जो कंडक्शन जो होती है उसकी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता। तो 4 मिली सेकेंड अगर आप देखें तो 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएंगी आपके पास भी? 250 जो है वो इम्पल्सिस 1 सेकेंड में क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है। तो ये जो था ये इसका सारा जो हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर क्या होता है, ये फिर देख लें। स्टिमुलस आई है, ये डीपोलराइज हुआ। डीपोलराइज कब होता है? जब सोडियम जो है वो चैनल्स खुल जाते हैं, सोडियम गेट्स खुलते हैं। इसके बाद क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जब पीक पे होता है तो क्या होता है कि ये सोडियम गेट्स क्लोज होने शुरू हो जाते हैं और रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। पोटेशियम गेट्स जो है ओपन हो जाएंगे और पोटेशियम बाहर आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ ओवरशूट क्यों आती है? क्योंकि स्लाइड डिले है पोटेशियम गेट्स के बंद होने में, और उसके बाद सोडियम पोटेशियम पंप जो काम करता है तो वो क्या करता है कि इसकी जो आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको ठीक कर देता है और ये दोबारा से जो है वो पोलराइज स्टेट जो होती है यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रीगेन कर लेता है। इसके बाद जो हमने बात करनी है वो क्या है? दैट इज वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स। अब वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स जो होती हैं एक्सॉन मेम्ब्रेन में और सिनेप्टिक क्लेफ्ट ये वेरिएबल होती हैं, यानी कि डिफरेंट होगी दोनों में। अब ह्यूमन नॉन माइलिनेटेड जो फाइबर्स होते हैं उनमें नर्व इम्पल्स जो होती है वो ट्रेवल कितने, उसकी स्पीड क्या होती है? 1 to 3 मीटर्स पर सेकंड होती है। लेकिन माइलिनेटेड फाइबर्स हैं वो कंडक्ट कैसे करते हैं? वो तकरीबन, अब आप स्पीड का अंदाजा लगा कितनी हाई है, 120 मीटर्स पर सेकंड तक जो है वो कर सकते हैं, मैक्सिमम है। और ज़्यादातर में 100 तक भी होती है। तो ये इतनी तेज़ी से माइलिनेटेड फाइबर्स जो है वो कंडक्ट करते हैं। आपने देख लिया। अब यहाँ क्वेश्चंस हैं 2-3, तो इनको ज़रा अच्छी तरह से देख लें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स फास्टर in myelinated neuron as compared to a non-myelinated neuron fiber। तो माइलिनेटेड में हम पूछ रहे हैं कि क्यों ज्यादा होती है, तो उसकी 2 रीजंस हैं। पहली रीजन क्या है कि ड्यू टू सॉलिटेटरी कंडक्शन, क्योंकि वो जंपिंग है ना, जंप करती है नोड टू नोड, यानी कि जो नोड्स ऑफ रेनवियर होती हैं उनके ऊपर से जंप कर करके जाती हैं, तो उसकी वजह से सॉलिटेटरी कंडक्शन इसे कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो माइलिनेटेड जो न्यूरॉन फाइबर है उसमें फिर क्या होता है कि वेलोसिटी नर्व इम्पल्स की ज्यादा होती है। दूसरी रीजन जो है वो क्या है कि माइलिनेटेड फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो फास्टर क्यों करते हैं, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि माइलिन शीट जो है वो इंसुलेटिंग शीट का काम करती है और लॉस ऑफ इंसुलेटर है ना, तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होने देगी। तो उससे क्या होता है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको एनर्जी भी जो होती है वो कम रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ऑन व्हाट डज द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स डिपेंड, यानी हम वो फैक्टर्स की बात करेंगे कि किन फैक्टर्स के ऊपर वेलोसिटी नर्व इम्पल्स की जो है वो डिपेंड करती है। तो इसमें जो पहला जो फैक्टर है वो क्या है कि ऑन न्यूरॉन फाइबर। पहला फैक्टर क्या है कि न्यूरॉन फाइबर पे डिपेंड करेगी। अब न्यूरॉन फाइबर पे डिपेंड कैसे करेगी कि हम ये देखेंगे क्या न्यूरॉन फाइबर माइलिनेटेड है या नॉन माइलिनेटेड। तो हमने पहले भी ये बात की है कि ह्यूमन नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स जो होते हैं उनमें नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती है 1 to 3 मीटर पर सेकेंड, और जो माइलिनेटेड है उनमें कंडक्शन कितनी स्पीड से होती है? वो तकरीबन 120 मीटर्स पर सेकेंड तक होती है। दूसरी चीज जो हम देखेंगे, दूसरा फैक्टर जो कि जो नर्व इम्पल्स जो है उसकी वेलोसिटी जो है उसको पे अफेक्ट करता है वो क्या है? डायमीटर ऑफ न्यूरॉन फाइबर। अब वेलोसिटी जो नर्व इम्पल्स की जो है वो डायमीटर पे क्यों करती है? क्योंकि हमें पता है कि जो थिक न्यूरॉन फाइबर होगा ना वो फास्टर जो है इम्पल्स जो होती है उसको
कंडक्ट करता है थिन फाइबर की निस्बत। और अब उसकी रीज़न क्या है कि हम कह रहे हैं कि जो थिक न्यूरॉन फाइबर है उसमें जो है नर्व इम्पल्स ज़्यादा तेज़ी से जाएगी बनिस्बत इसके के जो थिन फाइबर्स है उनकी निस्बत। अब उसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है? वजह यह है कि रेजिस्टेंस जो होती है ना इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो के लिए, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और कंडक्टर यहाँ जो है, कंडक्टर वैसे तो वायर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कंडक्टर कौन है, न्यूरॉन फाइबर है कि जो कंडक्ट कर रहा है उसको, नर्व इम्पल्स को। तो इसका ये मतलब होगा कि इंक्रीज थिकनेस जब होगी न्यूरॉन फाइबर की, तो रेजिस्टेंस जो होगी फाइबर की नर्व इम्पल्स के लिए वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो थिक न्यूरॉन फाइबर्स है उनमें कंडक्शन नर्व इम्पल्स की क्या होगी, वो ज़्यादा आसानी के साथ होगी। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर जो है फैक्टर, वो क्या है कि वो शॉर्ट जर्नी जो है ना, सिनैप्स जो होता है ना, सिनैप्स होता है कि जहाँ पर आपके जो है ना एक एक्सॉन जो है वो एंड हो रहा है उसका, यानी कि टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं वो, और वो दूसरे जो है डेंड्राइट उसके साथ जो वो ज्वाइन करता है ताकि वो नर्व इम्पल्स को आगे नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर कर सके। उसको सिनैप्स कहते हैं, स्मॉल गैप्स होते हैं ये। तो उसमें तकरीबन 1 मिली सेकेंड जो है वो जो एक जितना यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो उतना ही डिस्टेंस एक एक्सॉन में जब उसने नर्व फाइबर में जब उसने गुजरना है, तो जितना टाइम वो लेता है उससे 1 मिली सेकेंड ज़्यादा जो है वो सिनैप्स से जब वो गुजरेगा जो है वो नर्व इम्पल्स, तो वो 1 मिली सेकेंड जो है वो ज़्यादा वहाँ पर लग जाता है। तो इस जो है वो टाइम को सिनेप्टिक डिले कहते हैं। तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि वो अगर वो जो है सिनैप्स से गुजर रहा है वहाँ 1 मिली सेकेंड ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, वाई सॉलिटेटरी कंडक्शन इज फास्टर दैन कंडक्शन थ्रू द फास्टेस्ट अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। कि सॉलिटेटरी कंडक्शन जो है वो फास्टर होती क्यों है, अब हम सिर्फ उसको ले रहे हैं कि वो फास्टर है क्यों। तो उसमें हम जो है वो एक तो सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि स्किपिंग कर रही है ना, तो सॉलिटेटरी कंडक्शन जो होती है तकरीबन 50 टाइम्स जो होती है वो कंडक्शन जो कि फास्टेस्ट अनमाइलेटेड एक्सॉन होता है ना, उससे 50 टाइम्स यानी 50 गुना जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब हम उसके रीज़न पे आएंगे कि वो कौन सी रीज़न है कि जिनकी वजह से ये ज़्यादा है। अब इसमें 3 रीज़न हैं। सबसे पहली रीज़न क्या है कि उनको क्या करना पड़ता है कि हर सिंगल स्पेस से गुजरना नहीं पड़ता, क्योंकि वो नोड टू नोड मूव कर रहा है ना। तो जब वो नोड टू नोड मूव कर रहा है तो उसको हर सिंगल स्पेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो सिर्फ किस जगह जनरेट होगा, सिर्फ नोड्स के ऊपर ही जनरेट होगा। और दूसरी जो रीज़न है वो क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, जो कि उसके नीचे माइलिन शीथ के नीचे है, उसमें न होते ही नहीं है, जो अक्सर बहुत कम होता है कि कोई सोडियम चैनल वहाँ भी प्रेजेंट हो। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो एक्साइटेबल नहीं है, क्योंकि सोडियम चैनल होगा तो जब नर्व इम्पल्स अगर आती है तो वो फिर एक्साइट होगा ना, और फिर जो रिवर्सल ऑफ चार्जेस होती है, डिपोलराइजेशन होती है, होगी। लेकिन क्योंकि माइलिन शीथ ऊपर होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर नीचे सोडियम चैनल भी प्रेजेंट होते ही नहीं है, और इसकी वजह से वो क्या है, एक्साइटेबल भी नहीं है। तीसरी रीज़न जो है वो क्या है कि आयोनिक करंट्स जो होते हैं वो अब कहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, जंपिंग है ना, जंप कर रही है, वो तो पूरे से गुजर ही नहीं रही, तो वो नोड टू नोड जा रहा है। तो नोड जो, इसीलिए आयोनिक करंट्स भी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कहाँ तक होती है, नोड ऑफ रेनवियर जो जहाँ जहाँ होती है वहाँ पर ही होती है, और माइलिनेटेड एक्सॉन में तो वहाँ वहाँ वो भी होंगी। तो इससे क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस जो आ रही होती है सोडियम पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की, वो रिड्यूस हो जाती है। और उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो जो आपको पता है जो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या है, वो एटीपी पंप है। यानी वो क्या करता है, वो एटीपी को यूटिलाइज करता है। तो क्योंकि अब क्या है कि डिस्टर्बेंस आयंस की ठीक करता है ना वो, जब आपकी पोलराइज स्टेट थी उससे जब वो डीपोलराइज हुआ तो क्या हुआ कि आयंस जो होती है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है ना, कि जो बाहर जो था वो पहले क्या होते हैं, बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। लेकिन जिस वक्त डीपोलराइज स्टेट होती है उस वक्त क्या होता है, अंदर पोटेशियम जो सोडियम ज़्यादा हो जाता है और बाहर पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डीपोलराइज स्टेट, अब तो वो तो आ ही नहीं रही ना, तो उससे क्या होगा कि जो एटीपी लग रहे थे वो पंप के ऊपर लग रहे थे, वो क्या होगा, क्योंकि रिस्टोर जो करना था आयनिक बैलेंस को, तो वो आपकी एनर्जी बच रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये 3 रीजंस हैं कि जिनकी वजह से सॉलिटेटरी कंडक्शन जो होती है वो क्या होती है कि वो अनमाइलेटेड जो एक्सॉन्स होते हैं उनकी निस्बत सॉलिटेटरी कंडक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
अल्लाह हाफिज़।